नमस्कार। साहित्य तक के बुक कैफे के एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूं और आज मैं डेड एंड प्रवासी अनुभूतियों को प्रतिबिंबित करती कहानियां पद्मेश गुप्त के इस कहानी संग्रह के साथ उपस्थित हूं। पद्मेश गुप्त जाने माने हिंदी सेवी हैं जो पश्चिम में हिंदी की अलग जगाए हुए हैं। आपका जन्म 5 जनवरी 1965 को लखनऊ के एक प्रतिष्ठित समाजसेवी परिवार में हुआ। ला मार्टिनियर कॉलेज, क्रिश्चियन कॉलेज और लखनऊ विश्वविद्यालय से उन्होंने शिक्षा प्राप्त की। उसके बाद इंस्टीट्यूट ऑफ रूर बैत्रा ड्यूपा फ्रांस में केमिकल इंजीनियरिंग का अध्ययन करने चले गए। कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज पर आपने शोध किया है। साहित्य रत्न MBA इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में PhD की उपाधि भी हासिल की है और अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, फ्रेंच भाषाओं के जानकार हैं। 1990 में लंदन में उन्होंने UK हिंदी समिति की स्थापना की। ब्रिटेन में जो साहित्यिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक गतिविधियां होती हैं उनमें वो काफ़ी गहनता के साथ जुड़े हुए हैं। पूरे दुनिया भर में हिंदी से संबंधित जो भी बड़े कार्यक्रम होते हैं, पद्मेश गुप्त की कहीं न कहीं से उनमें अपनी उपस्थिति होती है या उनमें कहीं न कहीं कोई न कोई सहयोग होता है। दुनिया भर के विश्वविद्यालयों में व्याख्यान देते रहते हैं। लगातार विश्व हिंदी सम्मेलनों में उनकी भागीदारी रहती है और हिंदी की एकमात्र साप्ताहिक जो पत्रिका, साहित्यिक पत्रिका है यूनाइटेड किंगडम की पूर्वाई, उसका 18 वर्षों तक उन्होंने संपादन प्रकाशन किया। प्रवासी टुडे पत्रिका का भी 8 वर्षों से अधिक तक संपादन किया। वहाँ के टेलीविज़न चैनलों पर हिंदी कविता पर आधारित एक सीरीज भी चलाते रहे हैं। वैश्विक हिंदी परिवार और वातायन की वर्चुअल संगोष्ठियों से भी जुड़े रहे हैं और उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान, विश्व हिंदी सम्मेलन और पद्म भूषण मोटूरी सत्यनारायण पुरस्कार से सम्मानित हैं। कहानियों का उनका यह पहला संकलन है। हालांकि 3 कविता संकलन, आकृति, सागर का पंछी और उमंग प्रवासी पुत्र तथा UK के हिंदी कवियों का संग्रह दूरबाग में सोंधी मिट्टी प्रकाशित हो चुके हैं। इस संग्रह में जिसको भारत के बड़े रचनाकारों ने प्रवासी अनुभूतियों को प्रतिबिंबित करती कहानियों से जोड़कर देखा है, कुल 9 कहानियां हैं। ये कहानियां दरअसल प्रवासी मन में भारतीयता के जो अंश हैं उस पर आधारित कहानी। इनमें जीवन के संघर्ष हैं, समाज है, संबंध है, हमारी सांस्कृतिक विविधता है, राजनीति का दलदल है, धर्म और नैतिकता है, आधुनिकता है और आधुनिकता के बीच संवेदना की वह डगर है जो जातिवाद, रंग भेद, मजहबी भेदभाव, धार्मिक भेदभाव, उन सब पर भी संवेदनात्मक दृष्टि डालती है और यही इन कहानियों की विशेषता है। जो 9 कहानियां इस संग्रह में शामिल हैं उनमें अस्वीकृति, औरत प्रेम सिर्फ एक बार करती है, डेड एंड, इंतजार, कसमकस, तिरस्कार, तुम्हारी शिवानी, कब तक और यात्रा, ये कहानियां शामिल हैं। अब मैं कहानियों में छोटा सा सारांश बताता हूँ। एक इंतज़ार कहानी है। इंतज़ार कहानी ये बताती है कि ये जो इंतज़ार कहानी का बॉस है दीपक, वह अपनी सेक्रेटरी को यह कहता है कि आज मैं जल्दी निकलूँगा। उसके चेहरे पर एक अलग तरह की चमक है। उसकी सेक्रेटरी पूछती है कि ऐसा क्या हो गया कि आप आज जल्दी घर से निकलने वाले हो, क्योंकि दीपक रोज़ 10 बजे के बाद ही ऑफिस से निकलने वाला आदमी होता है। तो वो कहता है कि आज मेरी शादी की 5वीं सालगिरह है, मैं शालिनी को सरप्राइज़ देना चाहता हूँ। सेक्रेटरी जो विदेशी है, वह रोजी नाम है उसका, वह चौंक जाती है। वो कहती है कि पिछले साल तो ये ऑफिस में से 12 बजे निकला था, उसके पहले साल में ये कहीं देश से बाहर था। तो जब शादी नई थी तब तो ये अपेक्षाकृत घर नहीं भाग रहा था। वो अपने मन में सोचती है आज ऐसा क्या हुआ कि ये भागना चाहता है। इस बीच वो कहता है कि मैं क्या तुम्हारे लिए, वो कहता है कि केक का ऑर्डर कर दो, और ये बोलती है क्या मैं केक मंगा लूँ, तो कहता है नहीं, मैं रास्ते में जाते हुए कलेक्ट कर लूँगा।
रोजी बहुत दिमाग में सोचती है, फिर वो कहती है जाने दो, उसकी ज़िंदगी है, वो अगर जा रहा है तो जाए, हमें क्या करना है। अब दीपक रास्ते में अपने रिश्ते की बात सोचने लगता है और उसको याद आता है कि किस तरह से वह शालिनी से विवाह करने के प्रति इच्छुक नहीं था और अंजलि नामक लड़की के साथ वह प्यार कर रहा था। और जब अंजलि के प्रेम में वह डूबा हुआ था, तब अंजलि ने कॉलेज के दिनों में ही एक डॉक्टर से शादी कर ली थी और वह रईस घर की थी। उसने दीपक को यह कहा था कि दीपक, चाहे तुम्हारे पास जितना भी पैसा हो, तुम्हारे पास तुम उतनी अमीर नहीं हो जो हमारी इच्छाओं को पूरा कर सको। उसके बाद घर वालों ने दबाव में, दीपक विदेश में पढ़ रहा था, वापस बुलाया और शालिनी से उसकी शादी की। शादी के आरंभिक वर्षों में दीपक शालिनी को तवज्जो नहीं दे रहा था, यहाँ तक कि वो उसके बर्थडे पर, उसकी सालगिरह पर खुद से केक बनाती, उसे खुश करने के जितने भी मौके होते थे शालिनी सब में ढूंढती थी, लेकिन वह उसको तवज्जो नहीं देता था। आखिर ये बदलाव उसके अंदर कैसे हुआ? 4 महीने पहले उसका एक एक्सीडेंट हुआ। जब 2 महीने वह घर में था, तब उसको ये ध्यान आया कि शालिनी वाकई उसके लिए क्या कुछ करती है, नौकरी करती है। आज वह शालिनी को 5वीं सालगिरह पर सरप्राइज़ देने के लिए जब घर पहुंचता है तो देखता है, पहले सोचता है कि नाक करूंगा, नाक करने ना की जगह वो सोचता है कि मैं अपनी दूसरी की से दरवाज़ा खोलता है, अंदर जाता है, उससे शालिनी नहीं दिखती है। वह दूसरी तरफ जाता है, लाइट जलाता है, आवाज़ देता है, उसे कहीं शालिनी मिलती नहीं। जब वो ऊपर के फ्लोर पर उसके बेडरूम में जाता है तो देखता है वहाँ एक चिट्ठी पड़ी होती है, जहाँ वह यह कहती है कि वह अपने एक सहकर्मी के साथ जा चुकी है। उसके इंतज़ार, उसने 5 साल इंतज़ार किया लेकिन तुम नहीं लौटे, इसलिए मैं लौट रही हूँ। एक दूसरी कहानी है यात्रा। उस यात्रा की बात करूं, छोटी सी कहानी है। वो इस यात्रा में ये है कि यह पुनर्जन्म पर आधारित है। एक लड़का पैदा होता है और वह सोचने लगता है कि मैं इससे पहले कहाँ था। लोग बधाई दे रहे हैं, अलग अलग परंपराओं के लोग हैं, अलग अलग बातें कर रहे हैं और वह देखने में बड़ा सुंदर है। लोग उसकी पैदा होने के बाद उसके घर वालों को बहुत तारीफ कर रहे हैं, शुभकामनाएं दे रहे हैं, बधाइयाँ दे रहे हैं। बड़ा होता है तो पता चलता है कि इसका दिमाग जो है वह उस रूप में नहीं है जिस रूप में होना चाहिए। उससे पहले ज्योतिषी आता है और तमाम चीज़ें बताता है। 5 वर्ष का जब होने लगता है तब इसका उम्र, मतलब देखने के हिसाब से तो ये बहुत सुंदर है, बहुत सारे लोग आकर्षित होते हैं, लेकिन दिमाग से इसको डिसलेक्सिया का ये शिकार है, जिसके चलते लोग इस पर ध्यान नहीं देते। धीरे धीरे ये बेवकूफ़ साबित होने लगता है और जो दूसरे लड़के हैं जो शक्ल सूरत में इससे गए गुजरे हैं, वह इसकी तरफ हिकारत की नज़र से देखते हैं। फिर धीरे धीरे वो बड़ा होता है, अपनी जिम्मेदारियों का भान होता है, 80 साल का हो जाता है। उसने पूरी उम्र जो है अपनी जिम्मेदारियां निभाई हैं, सारा शहर उसकी इज्जत करता है। लेकिन जब वह अतीत में जाता है, वो सोचता है कि मैं अपने लड़के लड़की को चिट्ठी देता है कि वो शायद आएंगे, जो बेटे उसके इंजीनियर हैं, बाहर रहते हैं, लेकिन वह नहीं आते हैं। वक्त बदल चुका है और उसके बाद यह मृत्यु को प्राप्त करता है और फिर दूसरे जीवन में पहुंच जाता है और यह सोचता है कि ये अगली सुबह जब वह जहाँ जन्म लेता है वहाँ दूसरी भाषाएं हैं, दूसरे लोग हैं, दूसरे तरह की आवाज़ें इसके कानों में पड़ती हैं और इसको समझ में नहीं आता है कि आखिर ये जो बदलाव है ये है क्या। ये यात्रा किस तरह की यात्रा है? जो आत्मा की एक यात्रा है। शरीर बदलता रहता है, आवाज़ बदलती रहती है, आत्मा किराएदार के रूप में रहती है। ये कहानी बहुत कुछ सोचने के लिए, उन लोगों को सोचने के लिए बाध्य करती है जो जाति, धर्म, रंग, रूप, लिंग के हिसाब से दूसरे लोगों के प्रति घृणा करते हैं, भेदभाव करते हैं। डेड एंड के लिए पद्मेश गुप्त को बधाई देनी चाहिए। पहले ही संग्रह से उन्होंने हिंदी जगत में अपना एक अतिरिक्त प्रभाव छोड़ा है। हालांकि इससे पहले हिंदी साहित्य से जुड़े हुए जो लोग हैं, हिंदी सेवी जो लोग हैं, वह तो उनकी रचनाओं से, उनके कर्म से वाकिफ़ रहे हैं, लेकिन भारत का जो आम पाठक है वह सुदूर बैठे हुए पद्मेश गुप्त की कहानियों की जो ध्वनि है उनसे लाभान्वित होगा। इस संग्रह में कुल 98 पृष्ठ हैं। बाणी प्रकाशन ने इसको प्रकाशित किया है और हार्ड बाउंड संस्करण का मूल्य जो है वह 295 रुपये। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं
उसके बारे में अपनी राय से हमें ज़रूर अवगत कराएं। हमारी कोशिश होती है कि विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ आपके पास मैं हर दिन पहुंचूं, ताकि आपको अपनी पसंद की पुस्तक चुनने में आसानी हो। कल ठीक इसी समय ऐसी ही किसी एक कृति के साथ फिर मिलूंगा। देखते रहिए साहित्य तक। धन्यवाद।